So once again we are here to discuss regarding coordination compound. This word coordination compound, compound. As we know that the compounds having covalent bond are covalent compound. The compounds having ionic bond are ionic compound. What does it mean? The compound should have the coordinate bond, that is the coordination compound. Then the point is that what is coordinate bond? So as we know, the bond formed by sharing of electrons, एक इसका एक उसका, sharing of electron, that is covalent bond, and the bond formed by the electrostatic force of attraction between positive and negative ions. पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो बनता है वो आयनिक बॉन्ड हो गया. तो आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड. एंड द थर्ड वन इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वन मोलिक्यूल टू अनदर, वन ग्रुप ऑफ एटम टू अनदर. किसी से इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर दो इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो रहे तो एक डायरेक्शन से ट्रांसफर हो गए. सो दैट बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड इज हैविंग डायरेक्शनल नेचर. इस बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर होता है, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे उससे जिसको ट्रांसफर हो रहा उसकी तरफ डायरेक्शन होता है. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट bond. And the compounds which are having the number of coordinate bonds, that are the coordination compounds. है ना, ऐसे कंपाउंड जिसमें एक सेंटर में एटम होगा और इधर उधर इधर उधर से देने वाले, डोनेट करने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम्स होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे. ऐसा कंपाउंड थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में सोचो कि एक सेंटर में कुछ है, इधर से इलेक्ट्रॉन देने वाले, ऐसा कोई कंपाउंड, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. The important point about the coordination compounds was first discussed and by the Werner, अल्फ्रेड वर्नर. एक अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में सोचा. उन्होंने देखा, एग्जांपल बहुत अच्छा लिया उन्होंने, वेरी गुड एग्जांपल, COCl3, कोबाल्ट क्लोराइड, पिंक कलर का होता है. कोबाल्ट क्लोराइड पिंक कलर का होता है. दिस कोबाल्ट क्लोराइड, इसको अगर देखेंगे तो अपने को समझ में आता है. देखो, कोबाल्ट CO प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट एंड Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, तो समझ में आता है. वैलेंसी के बारे में हम सोचेंगे तो क्या है, कोबाल्ट की वैलेंसी हो गई 3 और क्लोरीन की वैलेंसी हो गई 1. तो 1 वाले 3, 3 माइनस 3 प्लस बराबर हो गई. सो दिस इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी. वर्नर ने जब इसके बारे में सोचा तो वर्नर ने बताया कि जब रिसर्च सामने आया तो वर्नर ने बताया कि ये जो आयोनाइजेशन होने वाला है, जहां से आयोनाइजेशन होता है, जैसा कोबाल्ट और क्लोराइड इसके बीच में यहाँ से आयोनाइजेशन हो रहा है, यानी ये आयन अलग बन गए या आयन अलग बन गए, जहां से आयोनाइजेशन होता है वो पॉइंट, आयोनाइजेशन होता है जितने होंगे आयोनाइजेशन, उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी. सो दीज आर द प्राइमरी वैलेंसी. जो आयोनाइज होता है, जैसे NaCl का एग्जांपल लेते हैं, NaCl, Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, तो ये प्राइमरी वैलेंसी, एक वैलेंसी इसकी, एक वैलेंसी इसकी. जैसा कोबाल्ट क्लोराइड इसके 3 है, इसके एक माइनस 3 माइनस 3 हो गया, ये प्लस 3 हो गया. जैसा MgCl2 का एग्जांपल लेते हैं, MgCl2, तो यहाँ पर क्या हो गया, Mg प्लस 2 एंड Cl माइनस 2. These are the primary valence that can be ionizable. एक्चुअली इसने, वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या किया, ये जो कोबाल्ट क्लोराइड था COCl3, इस कोबाल्ट क्लोराइड में उन्होंने अमोनिया के मोलिक्यूल्स डाले. पहले अमोनिया कोबाल्ट क्लोराइड में डाला, तो ये कोबाल्ट क्लोराइड का जो पिंक कलर था, that pink color changes. कोबाल्ट क्लोराइड का जो
कलर था पिंक कलर, वो चेंज हुआ, उसको देखा अलग अलग कंडीशन में क्या हो रहा है। जैसा कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 6 NH3 के मोलिक्यूल्स लग गए, NH3। दूसरे कोबाल्ट क्लोराइड में क्या हुआ, 5 NH3 के मोलिक्यूल लग गए। तीसरे कोबाल्ट क्लोराइड में क्या हुआ, 4 NH3 के मोलिक्यूल लग गए। ऐसे अलग अलग, और इनका इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, इसका कलर अलग, सबके कलर अलग अलग। तो 6 मोलिक्यूल्स अगर है तो कलर अलग होगा, 5 मोलिक्यूल है तो कलर अलग हुआ, 4 मोलिक्यूल है कलर अलग हुआ। अब वैलेंसी तो कोबाल्ट की +3 है, मतलब वैलेंसी तो 3 ही है। तो फिर इन्होंने इस टाइप के कंपाउंड जो अलग अलग मोलिक्यूल्स में अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स बना सकते हैं, ऐसे कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में सोचे। यहां पे देखा कि ऐसा क्यों होता होगा, तो पता चला कि NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव एबिलिटी टू डोनेट टू दिस कोबाल्ट। ये 2 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अगर कोबाल्ट को डोनेट करेगा तो इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उसके अकॉर्डिंग उनके स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। तो इन्होंने जो इसका स्ट्रक्चर शो किया, उसमें स्ट्रक्चर्स में इन्होंने देखा है कि एक ऐसा स्पीयर होगा जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर। जैसे ये लिखा है NaCl, तो NaCl में ये ऐसे Na+ वाला साइड इधर, माइनस वाला साइड। तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर में भी स्पीयर के इस साइड वाला जो पोर्शन है ये प्लस साइड वाला होगा, और इस साइड वाला पोर्शन ये माइनस साइड वाला होगा। नहीं, यहां से ब्रेक हो, ये सबसे पहले समझना हमको, यहां से ब्रेक हो, दिस इज द पोर्शन फ्रॉम वेयर दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गेट आयोनाइज। वो आयोनाइज होगा यहां से, इसको बोला है आयोनाइजेशन स्पीयर। और आयोनाइजेशन स्पीयर के बाहर नेगेटिव आयंस रहेंगे, यहां पर क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन रहेंगे, वो कम भी रह सकते हैं ज्यादा भी रह सकते हैं। लेकिन इस कोऑर्डिनेशन स्पीयर में, इस स्पीयर को बोला है कोऑर्डिनेशन स्पीयर। इस स्पीयर के अंदर ये सब रहे, अगर 6 है तो कोबाल्ट के साथ NH3/6 रहेंगे, बचे ये Cl3 बाहर चले। अब क्या होगा, CO+3 Cl-3, यहां पर भी ऐसे होता था, यहां पर भी ऐसे होता। लेकिन these are the primary valencies and these are the secondary valencies. So the secondary valency are, we are getting the idea about the secondary valency from that compounds, that group of compounds, that group of atoms or atom which donates the electron. और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको लिगैंड बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, these are the ligands. So secondary valency comes from the ligand. So इस तरह ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ढांचा है। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे रहता है इसमें देखेंगे हम। ये जैसा हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्पीयर, यानी एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया। तो ये ऐसा लिखते समय ऐसे लिखते उसको स्क्वायर ब्रैकेट ये वाला। सो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्पीयर, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर। ये कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर क्या रहता है, दिस स्पीयर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर कंटेन सेंट्रल मेटल एटम। अभी हमने कोबाल्ट का एग्जांपल लिया इसलिए हम कोबाल्ट समझने के लिए, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट, सो दिस कोबाल्ट एग्जांपल, इसको ये नहीं समझना कोबाल्ट रहता है, ऐसा नहीं। सो दिस is the central metal atom. This is known as central metal atom, and this is not always in the atomic form, mostly it is in the ionic form, so known as central metal ion. And around this central metal ion there are the groups of atoms which donates the electron, which is known as ligands. तो इसके सराउंडिंग में लिगैंड्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग NH3 लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। मान लो यहाँ पर 6, ये 6 क्यों है ये मैं थोड़ी देर बाद फिर से बताता हूँ आपको। तो NH3 is the ligand. What is this? This NH3 is ligand.
and the number of ligands surrounded, कितने ligands surround, so that number is coordination number. कितने लिगैंड सराउंडेड है, कितने लिगैंड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। यहां हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ये देखो कभी कभी कितने लिगैंड, कम भी लिगैंड रहते हैं लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहता है। तो इस समय ध्यान क्या रखना है अपने को, व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, सराउंडिंग टू सेंट्रल मेटल आयन हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर देयर। उसको अगर गोल गोल ऐसे घूमेंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, उतने बॉन्ड मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन अगर लिगैंड सारे के सारे एक ही एटम से देने वाले हैं, यहां एक ही एटम है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है नाइट्रोजन, तो 6 रहेंगे तभी 6 बॉन्ड बनेंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 2-2 देने वाले हैं, 3-3 देने वाले हैं, वो इसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ये हो गया लिगेंड, ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहां पर दिया है ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन फ्रॉम वेयर दिस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड गेट आयनाइज, ये टूट जाता है, यहां से ब्रेक हो सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। ये ध्यान रखना, यानी एक जगह जहां से वो ब्रेक होगा, यानी ये वाला अलग हो जाएगा, इधर अलग हो जाएगा, ये दिखता नहीं है वो स्फीयर जैसा, लेकिन वहां से अलग होता है, इसलिए उसको। फिर इस साइड में पॉजिटिव आयन रहेंगे, इस साइड में नेगेटिव आयन रहेंगे। तो इस साइड में जो भी रहेंगे वहां पर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन नहीं लिखते उसको आयन के फॉर्म में, तो पॉजिटिव मॉलिक्यूल, और यहां पर हो गया तो निगेटिव मॉलिक्यूल, यानी निगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज कैटायनिक साइड और कैटायंस। यहां पर क्या होंगे, these are the anions. This is the complete structure of coordination compound. This is the structure of coordination compound. ये आप ऐसा याद रख सकते हैं। इसमें याद रखने में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी सेंट्रल मेटल एटम होंगे वो सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे, ये ध्यान रखना। ये सेंट्रल मेटल एटम जितने भी होंगे वो ट्रांजिशन एलिमेंट ही होंगे। व्हाई? बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव transition element shows variable oxidation state. Why transition element shows variable oxidation state? Because transition elements have unpaired electrons in the d orbital or vacant d orbital, so there is chances of showing the variable oxidation state, and once it shows the variable oxidation state, it have the ability to form such type of coordination compound. ये ध्यान रखना है। इसलिए मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म द कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये क्वेश्चन भी एक मार्क के लिए आता है, यानी एक ही लाइन में 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाई? ट्रांजिशन एलिमेंट्स have the d orbital, unpaired electrons in d orbital, that shows the variable oxidation state. Why transition element shows variable oxidation state? Due to presence of unpaired electron or vacant d orbital. ये सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब इसमें एक बात और आती है कि जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। सो स्ट्रक्चर्स में एक बात आपको ध्यान रखना है, इसके स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो होगा टेट्राहेड्रल, एक तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, एक तो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा, एक तो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होगा, या तो फिर ट्रायंगुलर प्लानर बायपिरामिडल होगा, या तो फिर ऑक्टाहेड्रल होगा। These are the only types, ये सिर्फ इतने ही टाइप्स होंगे
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स के। टेट्राहेड्रल जो सेंट्रल में होने वाले एटम के सराउंडिंग में 4, स्क्वायर प्लानर में सेंटर में होने वाले एटम के सराउंडिंग में 4 लिगेंड, ट्रायंगुलर प्लानर बायपिरामिडल में 5 और ऑक्टाहेड्रल में 6। ये ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर एक तो ऐसा होगा तो ऐसे स्ट्रक्चर, लेकिन यहां नंबर बदलेंगे। ओके, यहां नंबर बदलेंगे, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ये सिर्फ 4 टाइप के स्ट्रक्चर से मैंने बताया आपको, लेकिन ये 4 टाइप के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, उसके लिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लगते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये हम थोड़ा देखेंगे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स जो बनता है, इसका स्ट्रक्चर आपने देखा, ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर कैसे है, ये स्क्वायर है और एक प्लेन है। ट्रायंगुलर बायपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसे है, यहां पर ऐसे स्ट्रक्चर है। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर। इसको अगर जोड़ेंगे तो अपने को समझ में आता है। जैसे ये देखो, इसको जोड़ता हूं मैं, it produce tetrahedron, it produce square in plane, it produce triangular geometry and बायपिरामिडल ज्योमेट्री। अगर इसको अगर जोड़ते हैं तो ऐसा बायपिरामिड टाइप में तैयार होता है। ये स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है और बायपिरामिड है, उसी को बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल, या ऑक्टाहेड्रल टाइप में बनता है। ये बनते समय हम हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो हम पढ़े हैं, उस हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़े कि ये कैसे बनता है, इसमें कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। टेट्राहेड्रल अगर है तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, स्क्वायर प्लानर है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और यहां d2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडेशन। ये अंदर वाला d ऑर्बिटल में यूज होगा तो ये बाहर वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये होगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट द स्ट्रक्चर इज सेम। जस्ट यू सी हियर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। यहां पर देखो कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, यस p p p, so total number is 4। समझ में आ रहा है, टोटल नंबर इज 4, 3p। यहां पर कितने यूज हो रहे हैं, d s p और p, सो टोटल नंबर इज अगेन 4। बराबर, यहां कितने यूज हो रहे हैं, यहां पर अगर देखेंगे कितने यूज हो रहे हैं, s p p p and d, so total number is 5। but in this case d d s p p and p, so this includes total 6। it means that if the structure is like this, there is 6 coordination number। अगर ऐसा स्ट्रक्चर भी होगा तो आपको गिनने की आवश्यकता नहीं, लिगेंड कितने हैं। ऐसा स्ट्रक्चर होगा मालूम है तो भी समझ जाना कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ऐसा स्ट्रक्चर हो तो समझ जाना कि 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए फिर भी मैं बता रहा हूं, इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे ही है, ज्यादा से ज्यादा यानी 90% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं, 7-8% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे हैं, 1-2% बचे हुए थोड़े थोड़े।
इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर का जब भी क्वेश्चन आए तो आपने 6 लिखा तो मोर देन 60-70। ये जो अलग अलग आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, स्क्वायर पैनल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, ये इस किसी भी स्ट्रक्चर में स्पेशल अगर अरेंजमेंट होता है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स डायरेक्टली अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, ऐसा स्पेशल जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को बोलते समय कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं। अगर एक ही टाइप की लिगेंड्स है तो उस टाइप के जो कंपाउंड्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्सेस भी बोलते हैं, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लेकिन लिगैंड अगर अलग अलग टाइप्स के हैं तो उसको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। लेकिन लिगैंड्स अलग अलग टाइप के हैं, मतलब कैसे हैं, किस टाइप्स के लिगैंड होते हैं, लिगैंड्स यानी क्या? सो द लिगैंड इज donor atom or donor group. So these ligands are of 3 types, but actually in our point of view only 2 types of ligand helps. So first one is neutral and second one is negative. 2 type के ligand. Neutral means what? Such molecules like NH3, H2O, these molecules are ethylene diamine. We can take the example of ethylene diamine means CH2, CH2, NH2, NH2. This is ethylene diamine. So these are the examples of neutral ligands. But from where that ligands donate the electrons, that you have to see. ये मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो ये जो ligands है, ये ligands में ये जो नाइट्रोजन दिख रहा है आपको, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ ऑक्सीजन स्ट्रक्चर में देखा होगा आपने, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है? तो इस तरह की ये जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के बावजूद उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, जहां से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके दे कैन फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड. सो दैट्स व्हाई दीस आर द न्यूट्रल. बट देयर आर सेवरल अदर्स, द Cl माइनस, SO4 माइनस 2, Cn माइनस, ऐसे बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के नेगेटिव लिगेंड्स हो सकते हैं. लेकिन ये जो नेगेटिव लिगेंड्स है, ऐसे भी कुछ लिगेंड्स अपने को देखेंगे कि एक ही लिगेंड, जैसे हम इसको अपन दूसरे एग्जांपल में लेंगे, ये जो है ना, इसको हम इधर लेंगे, जैसा Cn या NO2 या SCN, थायोसाइनेट इसका नाम. इसको अगर देखेंगे, देखो आप, तो ये कार्बन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है या फिर नाइट्रोजन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है. ये NO2 नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्ड बना दे तो NO2 दिखता है, और ONO अगर हो, ONO, तो ये ऑक्सीजन की तरफ से बॉन्ड बना दे. इधर भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. ये यहां से भी बॉन्ड बना सकता है, यहां से भी बॉन्ड बना सकता है. सो देयर आर सेवरल ligands which have ability to donate from this side also and this side also, दोनों साइड से. जैसा फ्रॉग है ना, पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है, तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं एम्फीबियंस. तो यहाँ इस टाइप के लिगेंड्स हैं, इनको बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड. इसको बोलते हैं एम्बीडेंट लिगेंड, दोनों साइड से जुड़ने वाले. लेकिन ये नेगेटिव लिगेंड, ये नेगेटिव लिगेंड हो गए, ये एम्बीडेंट लिगेंड हो गए, और ये न्यूट्रल लिगेंड. लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो, ये एक ही नाइट्रोजन है, एक लिगेंड, एक बॉन्ड. ये H2 है, एक लिगेंड, एक बॉन्ड. लेकिन यहां पर देखो, एक लिगेंड लेकिन 2 बॉन्ड बना सकता है. ये सोचने वाली बात है. लिगेंड एक, बॉन्ड 2, बराबर. तो कुछ ऐसे लिगेंड्स है जो एक होने के बावजूद वो बॉन्ड ज्यादा बना सकते हैं. उस तरह के लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने वाले लिगेंड. उसी को बोलते समय पॉलीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं. जैसे सांप होता है ना, एक मुंह वाला सांप को बोलते हैं, 2 मुंह वाला सांप. तो एक साइड से जुड़ना, 2 साइड से जुड़ना, 3 साइड से जुड़ना, उसी के अकॉर्डिंग उसके नाम. उसको यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड भी बोलते हैं.
डाइडेंटेड या बाइडेंटेड ये भी वर्ड यूज करते हैं। तो बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंट, हेक्साडेंटेड तक ज्यादा 6, क्योंकि 6 से ज्यादा तो रहेगा नहीं। तो ये जो नाम जो है इसके ऊपर है कि कितने ग्रुप से वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे उसके उसके उतने डेंट, ऐसे बोल सकते। तो these ligands are classified into the category that is monodentate and polydentate। पॉली में सब आ गए, पॉलीडेंटेट बोले तो सब आ गए, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा सब आ गए। अब एग्जांपल के तौर पे हम इसको लेते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो इथिलीन डायमीन, इफ दिस इथिलीन डायमीन इज देयर, थोड़ा केयरफुली देखो, इथिलीन डायमीन इज देयर, देयर इज ओनली 2 डोनर साइट। ये एक साइट हो गया, ये एक साइट हो गया, 2 साइट। मान लो ये H2O को रिप्लेस करके यहां पर, जैसे यहां H है, थोड़ा ध्यान देते जाओ, जैसे यहां पर CH3 COOH है, ये H यहां से रिप्लेस किया और ये माइनस चार्ज है इसके ऊपर आया। तो अगेन देयर इज वन डोनर साइड, ये भी डोनर साइड हो गया, तो टोटल 3 डोनर साइड हो गए। इसको भी अगर ऐसे लिखते हैं हम समझने के लिए, जैसे यहाँ H आ गया और यहाँ CH3 COO माइनस है, तो ये भी एक डोनर साइड हो गया। अब बोलो 4 डोनर साइड हो गए, एक ही लिखा है 4 डोनर साइड। चिलेटिक में कॉम्प्लेक्स बनाने वाले ना, एक ही इधर से जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। मान लो यहाँ पर भी अगर CH3 है और COO माइनस है, यहाँ पर भी अगर CH3 है COO माइनस है, तो देखो 6 डोनर साइड हो गए, ये भी डोनर साइड हो गया, ये भी डोनर, 6 डोनर साइड। सो नाउ दिस इज द हेक्साडेंटेड लिगैंड। तो इसको केयरफुली नाम देखो इसका, ये इथिलीन डायमीन था और 4 एसीटेट आयन बन गए, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये देखो इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA, ये चिलेटिंग लिगैंड है। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं या बनाते हैं या हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एप्लीकेशन है। किसी व्यक्ति ने अगर जहर पिया